दोस्तों हमारी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आप लोग के लिए होने वाला है, क्योंकि एंटायर सीबीएसई का जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है उसमें से 10 मार्क्स का पोर्शन सिर्फ इस चैप्टर से आने वाला है। जितने भी साइंस के अलावा जो बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट है उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर इसमें बहुत ज्यादा एकदम साइंटिफिक बातें हो रही है जो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगी। अरे बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम टेंशन ना लो, मैं बैठा हूं ना, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा सो दैट तुमको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। अब आखिर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो दोस्तों याद रखना जो हमारा 2026-27 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको ये सभी के सभी टॉपिक को कवर अप करना है। एक एक चीजों को डिटेल में समझेंगे सो दैट एग्जामिनेशन के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। बट एक चीज याद रखना, फिजिकल एजुकेशन में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज से ही मैक्सिमम पेपर बन के आता है। अब कौन से क्वेश्चंस लगाना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, सो इस टेंशन को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन कर दिया हूं। इसके डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक पर सॉल्व पेपर, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस अवेलेबल है कि अगर बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो कि वो क्वेश्चन क्या आने वाला है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं लिख कर कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग को चीजें गिवन है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसमें अवेलेबल है माइंड मैप्स, आंसर की, टॉपर की शीट और सैंपल पेपर जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देखो यार वीडियो तो हर कोई देख के चले जाएगा, लेकिन अगर 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो देखने के बाद मेरे इस बुक के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और एंटायर वीडियो लेक्चर इसी बुक से डिजाइन है। सो अगर ऑर्डर नहीं किया हो तो Amazon की डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मुझे सपोर्ट करने के लिए उसी लिंक से जाके ऑर्डर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों कि आखिर बायोमैकेनिक्स क्या चीज होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सॉरी टैटू मिसिंग है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बायोमैकेनिक्स क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना ये वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग स्पेशली किसके बारे में बात करते हो कि ह्यूमन की बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करती है, उसको समझाने का काम बायोमैकेनिक्स आप लोग को करता है। बायोमैकेनिक्स को अगर मैं बाइफिरिकेट करूं तो याद रखना बायो वर्ड जो है ये लाइफ से रिलेटेड है और मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम लोग किसी मूवमेंट को समझते हैं। तो बायोमैकेनिक्स के अंदर क्या समझ रहे हैं हम लोग, बेसिकली बॉडी के एंटायर मूवमेंट को समझने का काम करते हैं कि कैसे फोर्स एक्सर्ट होता है, कैसे बॉडी का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो पाता है, कैसे हमारी मसल्स फोर्स लगाती है, ये सारी चीजों को हम लोग समझने वाले। एक बार प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिविंग बॉडी व्हिच इंक्लूड्स हाउ आवर मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट ये सभी एक साथ वर्क करके कैसे एक प्रॉपर मूवमेंट को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसको समझाने का काम करता है बायोमैकेनिक्स। तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग एक फिटनेस फ्रीक हो दोस्तों और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते तो हमेशा ये चीज आपको पता होगी कि आप लोग जब भी कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग को प्रॉपर मूवमेंट करना जरूरी है, तभी आप लोग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर आपका बॉडी का मूवमेंट सही नहीं है और उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको बायोमैकेनिक्स समझना पड़ेगा। अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो उसका बायोमैकेनिक्स आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग के चेस्ट ग्रो हो पाएंगे। चेस्ट। तो चलिए इस चैप्टर का जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन बच्चे लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार बाप रे बाप बहुत ही खतरनाक बातचीत हो रही है। इसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसके एप्लीकेशंस। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से समझ लेते हैं। न्यूटन के 3 लॉ आप लोग सभी लोग जानते हो। पहला लॉ हमेशा से क्या कहता था, हमेशा से ही कहता है, आज भी यही कह रहा है और कभी बाद में कुछ और कहा नहीं है। न्यूटन का पहला लॉ बेसिकली ये कहता है कि कोई भी बॉडी तब तक के रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई उसको मूव ना करा दे, और कोई भी बॉडी तब तक के मोशन में रहेगी या मूव करते रहेगी जब तक कि कोई उसको रोक ना ले। ये आप लोग का न्यूटन का पहला लॉ होता था। सेकंड लॉ क्या कहता था, सेकंड लॉ क्या कहता था, इसमें न्यूटन ने अपनी मां के बारे में बताया, F which is equal to ma, मतलब फोर्स which is equal to mass into acceleration। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर हम लोगों ने जाने थे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम वही कर्मा जो आपने अपनी एक्स को दिए थे और सेम आपको भी वही भुगतना पड़ा। तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। यहाँ पे अभी तो एक बार क्लियर हो गया, अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। जो न्यूटन का पहला लॉ है दोस्तों उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम जानते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया कि कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसे कोई मूव ना करा दिया, कोई भी बॉडी तब तक के मोशन में रहेगी जब तक कि कोई उसको रोक ना ले। ये होता है दोस्तों हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग कहते हैं। अब आप लोग को मुझे मतलब बताना है कि इसका क्या बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूं। कोई भी बॉडी तब तक के रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई उसको मूव ना कर ले। मतलब मान लो एक बॉल है रेस्ट पे, ये कब तक के रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई इसको किक ना मार दे, या कोई भी बॉल तब तक मूव करते रहेगी जब तक कि कोई उसको पैर से रोक ना ले। तो ये कहलाएगा न्यूटन का पहला लॉ। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह में आप लोग को न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज होते हुए देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे आप जानते होंगे रेस स्टार्ट होने से पहले जैसे गेट सेट गो, आखिरी में जब गो सुनोगे तभी आपकी बॉडी मूव होने वाली है। यही तो न्यूटन का पहला लॉ है। सेम आप लोग साइकिलिंग के केस
में भी देख सकते हो। मान लो आप लोग कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो, लेकिन अपनी बॉडी को रोकना है तो उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी नहीं रुकेगी। यही तो कहता है ना न्यूटन का लॉ कि कोई भी बॉडी तब तक मूव करते रहेगी जब तक कि कोई उसे रोक ना ले। तो साइकिल में उसे रोक कौन रहा है? उसके ब्रेक्स रोक रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ये हॉकी के बारे में, हॉकी में इस तरीके की एक चपटी सी बॉल आप लोग को देखने को मिलती है। ये तब तक के मूव करते रहेगी जब तक कि कोई उसको रोक ना ले, या तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई उसको हॉकी स्टिक से मार ना दे। इसके अलावा शॉर्ट पुट की भी अगर मैं बात करूं तो सेम यहां पे भी देखने को मिलेगा। शॉर्ट पुट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो। जैसे आप फोर्स लगाओगे मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये पहला लॉ समझना बहुत जरूरी है। इसी के बिहाफ में आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। कोई भी बॉडी कब रेस्ट पे है, कब मूव कर रही है, कब मूव करेगी और कब रेस्ट पे आ जाएगी। ये सारी चीजें आप लोग को न्यूटन का पहला लॉ समझाने का काम करता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग इसको लिख सकते हो आराम से, अच्छे से लिख कर आना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो वो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इस नाम से भी इसको जानते हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है? न्यूटन ने अपनी माँ के बारे में बताया। माँ मतलब अरे वो सब नहीं, मतलब माँ मतलब ma, मतलब फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? जितना ज्यादा फोर्स किसी बॉडी पे लगा रहे हो उसका मतलब ये गारंटी है कि उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगा, या फिर जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कम एक्सेलरेशन है तो कम फोर्स लगेगा। इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आप भी एग्जाम में जरूर लिख के आना। F विच इज इक्वल टू ma या A विच इज इक्वल टू m को नीचे ले लो F बाय m। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन के लिए कि अगर एक्सेलरेशन बॉडी का ज्यादा होगा तो फोर्स पक्का प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा होगा। अगर फोर्स कम प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होते हुए आप लोग को देखने को मिलने वाला है। आई होप क्लियर है सब लोग को। तो ये आप लोग का लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है जिसको न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है लॉ ऑफ मोमेंटम। याद रहेगा सब लोग को। अब डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर ये यूज होते हुए आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे स्प्रिंटर स्टार्ट में भी आप लोग को देखने को मिलता है, मतलब जब आप लोग को गेट सेट गो बोला गया और ये ब्लॉक पे जितना तेजी से फोर्स लगा के आप लोग आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ आप स्प्रिंट कर पाओगे। सेम साइकिलिंग के लिए भी आप लोग यहां देख सकते हो, जितना ज्यादा आप लोग ये जो पेडल्स है दोस्तों इसमें जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करोगे उतना हाई एक्सेलरेशन के साथ ये जो साइकिल है ये मूव करना स्टार्ट करेगी। सेम बास्केटबॉल के शॉट के साथ भी आप लोग को देखने को मिलता है, जितना फोर्स के साथ आप इसको फेंकोगे उतना ज्यादा बॉल एक्सेलरेट करते हुए फास्टर मूव करेगी, और मैं कह सकता हूं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। सेम ऐसे फुटबॉल का किक भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप कहोगे भैया एक सेकंड, थोड़ी देर पहले आपने कहते कि बॉडी जब रेस्ट पे रहेगी और उसको कोई फोर्स लगा ले तो ये न्यूटन का पहला लॉ हुआ। तो कई लोग को ऐसा लगता है, देखो यार एक ही चीज में दो तीन चीजें लग रही। बॉडी रेस्ट पे कब तक के, जब तक कोई उसको लात ना मार दे, लेकिन इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगा ना। अब लुल्लू पुच्चू वाली लात मारोगे तो बॉल धीरे धीरे जाएगी, कम फोर्स तो कम एक्सेलरेशन। अगर पूरी ताकत लगा के मारोगे तो क्या होगा? ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। खत्म कहानी। तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ भी लग रहा है। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जो हमने अभी फॉर्मूला देखे थे A विच इज इक्वल टू F बाय m। इस फॉर्मूले में आप लोग क्या देख पा रहे हो? अगर ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है और बॉडी का मास कम है तो एक्सेलरेशन बॉडी का बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अगर कम फोर्स लगाया जा रहा है, पक्का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी कम लगेगा। अरे मतलब मास पे भी तो डिपेंड करता है। मान लो आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो, लेकिन ये फुटबॉल जो ये 10 किलो की है, पैर मारो पैर टूट जाएगा आपका। आपने फोर्स तो लगाए लेकिन मास बहुत ज्यादा था, तो बॉडी धीरे ही मूव कर पाई, मतलब बॉल धीरे मूव कर पाए। लेकिन बॉल का जो वेट है वो कम है, तब आप अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा आप लोग को। तो यही कहलाता है दोस्तों न्यूटन का सेकंड लॉ। आई होप क्लियर हो गया। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात कर लेते दोस्तों, बहुत ही ज्यादा एकदम मजेदार है ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जांपल के तौर पे मैं किसी बॉल को एक बॉल में ऐसे पुश करता हूं, ठीक है, जितनी ताकत से फेंकूंगा ना, जितने ताकत से फोर्स लगाऊंगा सेम उतनी ही ताकत से एक अपोजिट फोर्स भी लगते हुए देखने को मिलेगा। मान लो आप कैफे में गए हुए थे और आपकी प्रेजेंट और आपकी साइड चिक एक साथ मिल जाए और आपके लिए अगर लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे में चाटे के रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन लगेगा। जितने फोर्स से वो चाटा मारेगी उसको, सेम उतने ही फोर्स से ये भी उसको चाटा मारने वाली है। और यहाँ बैठे बैठे आप कैफे में सीख सकते हो न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन के थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं कहां कहां पे आप लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो ये आप लोग को देख सकता है जंपिंग में। जितना ज्यादा आप लोग डाउनवर्ड पुश करोगे उतना ज्यादा आप अपवर्ड भी, मतलब मैं कह सकता हूं लिफ्ट होने वाले हो। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना फोर्स नीचे लगाओगे उतने फोर्स के साथ आप ऊपर जाओगे। अब देखो लुल्लू पुल्लू फोर्स लगाऊंगा तो कम जंप कर पाया, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मैं ज्यादा जंप कर पा रहा हूं। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। सेम न्यूटन का थर्ड लॉ स्विमिंग में भी हेल्प करता है। जितना आप लोग बैकवर्ड, मैं कह सकता हूं हैंड से पानी को पुश करोगे उतना ज्यादा वाटर आप लोग को फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा। मैं ये कह सकता हूं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पे भी लगते हुए देखने को मिल रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ टेनिस के
स्ट्रोक में भी आपको लगते हुए देखने को मिलेगा। और सेम ऐसी दोस्तों रोइंग में भी आप लोग को न्यूटन का थर्ड लॉ लगते हुए देखने को मिलता है। अरे जैसे स्विमिंग पे हो रहा था सेम वैसे वहां पे भी केस है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग को हर जगह पे लगते हुए देखने को मिलता है जहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मूविंग हो, जंपिंग हो, हिटिंग हो, स्विमिंग हो, या फिर कोई भी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो उस दौरान भी आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। कैसे? अरे भाई दीवार को ही पुश कर रहे हो, धक्का मार रहे हो आप लोग वॉल को, तो उस दौरान क्या होगा, ना तो वॉल मूव करेगी ना ही आप मूव करोगे, सब एक ही जगह पे रह जाएंगे। वो भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जो भी चीजें भी मैंने आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग किस टाइप से एमसीक्यूज बनते हैं आप लोग के लिए, ये रहे जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन मेरी बुक के अंदर आप लोग को गिवन है और ढेर सारे और भी क्वेश्चंस अवेलेबल है, प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके अलावा हॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों, अभी जो टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग ये सभी के सभी क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए और इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन पेज नंबर के साथ मैंने दे दिया हूं मेरे बुक के अंदर। तो अगर नहीं लिया हो तो अभी ले लेना, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बात करते हैं दोस्तों कि आखिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो है टाइप्स ऑफ लीवर क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी उनकी एप्लीकेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो याद रखना ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एप्लीकेशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर लिवर्स क्या होता है। अगर लिवर समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो लिवर है क्या चीज, सिंपल वे में अगर मैं कहूं, फोर्स लगाकर एक लोड को मूव करने वाला एक रिजिड स्ट्रक्चर कहलाता है दोस्तों लिवर्स। जैसे क्रेन होती है, फोर्स लगाती है किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेम हमारी बॉडी के अंदर में भी क्रेन्स की तरह हमारे हाथ है। जैसे मैं इस फोन को उठा के यहां से यहां रख दिया या इस फोन को उठा के यहां से यहां रख दिया, तो मेरे जो हाथ है दोस्तों ये किसकी तरह एक्ट किए, लीवर की तरह एक्ट किए। मेरे हाथ एक किस्म से रिजिड स्ट्रक्चर है जो फोर्स लगाते हैं किसी भी लोड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए। अगर हमें लीवर को समझना है तो तीन चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा, लोड, फोर्स और एक फिक्स पॉइंट। अब देखो जो फिक्स पॉइंट है उसको एक नए नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है फल्क्रम। याद रखना वर्ड फल्क्रम। फल्क्रम आप लोग के जॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे एल्बो हो गया, आपकी नीज हो गई। दूसरा मैंने कहा था आप लोग को फोर्स। अब बॉडी के अंदर फोर्स कहां से लगता है, वो लगता है आपकी मसल्स से, जैसे बाइसेप की मसल्स हो गई या ट्राइसेप की मसल्स हो गई। एक और चीज हमेशा याद रखना, जो फोर्स है इसको हम लोग एफर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार आपको आ जाता है एफर्ट, तो एफर्ट में कंफ्यूज मत होना, एफर्ट फोर्स एक ही चीज है। और थर्ड होता है दोस्तों लोड। लोड वो वेट है दोस्तों जिसको आपको उठाना है, अब चाहे शॉपिंग बैग को उठाना हो या बेबी को गोदी में, तो वो हुआ आप लोग के लिए वेट। वेट को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो है रेजिस्टेंस। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है। फल्क्रम मतलब जॉइंट, फोर्स लगेगा मसल से और लोड होगा दोस्तों वो वेट जो आप उठाने वाले हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब समझते हैं तीन टाइप के लिवर जिसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें जो पहला आता है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास लिवर। अब ये फर्स्ट क्लास लिवर हो, सेकंड क्लास लिवर हो या थर्ड क्लास लिवर हो, इन सब की जो डेफिनेशंस है वो इस एक डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर लोड और फोर्स के बीच में फल्क्रम होता है। इसी को अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन में बना दोगे तो ये फर्स्ट क्लास लिवर की डेफिनेशन बन गई। जैसे आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्लास लिवर हैव द फल्क्रम इन द मिडल बिटवीन लोड एंड फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास लिवर। तो फर्स्ट क्लास लिवर क्लियर हुआ। ये चीज हमेशा याद रखना, ये डायग्राम जरूर बना के आना जब भी फर्स्ट क्लास लिवर आप लोग बनाते हो। फर्स्ट क्लास लिवर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है ट्राइसेप एक्सटेंशन। अब यहाँ पे जो ट्राइसेप एक्सटेंशन मैं करने वाला हूं इसके लिए मैंने एक लोड उठा लिया है, मैंने हाथों को कुछ ऐसा रखा है। अब इसमें आप ध्यान दे पा रहे होंगे, फिक्स पॉइंट क्या है, फल्क्रम क्या है, मेरा एल्बो हो गया। लोड क्या है, वो डंबल है। और फोर्स कौन लगाएगा, कौन इसको लिफ्ट करेगा, तो ये लिफ्ट करेगी मेरी ट्राइसेप की मसल्स, ये लगाएगी ताकत इसको लिफ्ट करने के लिए। तो फर्स्ट क्लास लिवर आप लोग ट्राइसेप एक्सटेंशन से समझ सकते हो, जहां पे लोड क्या हुआ, जो आपके हाथ में डंबल था, फिक्स पॉइंट कौन हुआ, वो हुआ फल्क्रम, और फोर्स कौन लगा रहा था, एफर्ट कौन लगा रहा था, ट्राइसेप की मसल्स लगा रही थी। तो इसमें आपने ध्यान दिए होंगे बीच में फल्क्रम देखने को मिल रहा है लोड और एफर्ट के। सेम एग्जांपल स्पोर्ट्स में आप लोग को और भी जगह देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आप लोग ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हो, वो तो मैंने आप लोग को समझा ही दिया। अब स्पोर्ट्स में कहां-कहां यूज हो रहा है, तो देखो ट्राइसेप एक्सटेंशन को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने भी आप लोग को समझाया था। इसके अलावा आप लोग रोइंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रोइंग में ऑरलॉक जो है दोस्तों, ये बन गया है फल्क्रम। ऑरलॉक क्या होता है, ये सपोर्टिंग पोर्शन जो यहाँ पे काम आ रहा है, ये वो फिक्स पॉइंट है। अब इसे रोइंग करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे फोर्स भी तो लगाना है। तो फोर्स कहां से लगने वाला है, आपकी हैंड से लगने वाला है फोर्स। और लोड क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोड है वाटर का रेजिस्टेंस। तो ये एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है रोइंग का, इसका आप लोग एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। अब आखिर ये किस चीज में हेल्प करता है, तो इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बैलेंस एंड कंट्रोल इन मूवमेंट। तो यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हुई। देखो फर्स्ट क्लास लिवर को डिफाइन करने के लिए डायग्राम याद रखो, इससे डिफाइन कर देना, ट्राइसेप एक्सटेंशन भी समझा दोगे तो काम हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्लास लिवर के बारे में। इसके अंदर आप लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, वापस से डायग्राम, ये रहा डायग्राम। याद रखना लोड जो होता है दोस्तों फल्क्रम और
फोर्स के बीच में देखने को मिलता है, वो कहलाता है आप लोग का सेकंड क्लास लीवर। तो ये आप लोग को डेफिनेशन लिखी हुई है कि लोड आप लोग को मिडल में देखने को मिलता है बिटवीन फल्क्रम एंड फोर्स। ये है आप लोग का सेकंड क्लास लीवर। आई होप क्लियर है सब लोग को यहां तक के। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब आप अपने काव्स के थ्रू अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हो, जिसे हम लोग काव रेजेस भी कहते हैं। जब आप लोग काव रेजेस करोगे तो उस दौरान पे होगा क्या, इस दौरान पे दोस्तों ये पॉइंट एक्ट करेगा किसके तौर पे, फल्क्रम के तौर पे। आप कर क्या रहे हो, अपने बॉडी वेट से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स या एफर्ट लग रहा है ऊपर की तरफ और बॉडी का वेट जो है वो नीचे आ रहा है। यही केस आप लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, लोड एफर्ट और फल्क्रम के बीच में है। तो ये जो काव रेजेस है सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों सेकंड क्लास लीवर के लिए। तो कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे ख्याल से यहां तक के। तो हमेशा एक चीज याद रखना, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, जैसे अगर आप लोग को हाई जंप लेना है तो हाई जंप लेते टाइम भी आप एक किस्म से देखा जाए तो सेकंड क्लास लीवर ही करते हो। फल्क्रम आपका टो बन जाता है, फोर्स लगाने वाली काव्स की मसल्स होती है और लोड होता है आपका बॉडी का वेट। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यहां पे रहा ये, अगर कभी आपने स्प्रिंटिंग की होंगे तो उसमें आप लोग को किस तरीके से इंक्लाइंड एक फॉर्म में सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको अपना पैर रखना पड़ता है, जैसे गेट सेट गो बोला जाएगा तो पूरी ताकत लगाई जाती है काव्स की मसल से, लोड होता है आपका बॉडी का वेट और फल्क्रम होता है यहाँ पे टो, और आप फास्टर मूव कर पाते हो। तो याद रखना, सेकंड क्लास लीवर में मिडल में लोड होने की वजह से हम किसी भी हैवी लोड को इजीली मूव कर पाते हैं, स्पेशली हमारे बॉडी वेट को। और ये स्पेशली यूजफुल होता है किसके लिए, पावरफुल मूवमेंट को कराने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर के बारे में। तो दोस्तों थर्ड क्लास लीवर के लिए भी समझना है तो हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा। यहाँ पे फोर्स मिडल में होता है इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड, इसी को डिफाइन कर दो। यहाँ पे बन गया आप लोग की थर्ड क्लास लीवर की डेफिनेशन। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग को देखने को मिलेगा वो है बाइसेप कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स करते टाइम पे अगर आप देखो तो जो आपकी एल्बो है दोस्तों ये फल्क्रम बन जाती है। लोड आप लोग का जो भी डंबल आप लोगों ने जितने भी केजी का उठाया वो हो गया। अब इस लोड को उठाने के लिए कौन हेल्प करेगा, आपकी बाइसेप की मसल्स। तो फल्क्रम कौन बन गया, एल्बो। एफर्ट कौन लगा रहा है या लोड कौन लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, वो है आपकी बाइसेप। और लोड कहां से लग रहा है दोस्तों, जो आपके आर्म में वेट है। सेम ऐसी एग्जांपल आप लोग को एक और देखने को मिल सकता है, वो है ट्राइसेप पुश डाउन। इसको भी चाहो तो आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। यहाँ पे आपकी एल्बो जो है वो फल्क्रम बन जाती है, एफर्ट ट्राइसेप लगा रहा है और लोड जो भी केबल है उसको आप खींच रहे हो वो लोड हो गया। अब थर्ड क्लास लीवर की खासियत क्या है, तो याद रखना है इसमें ना एफर्ट मिडल में, तो इसकी वजह से स्पीड और रेंज ऑफ मूवमेंट आप लोग बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो। लेकिन हैवी लोड के लिए ना आप लोग को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने समझे टाइप्स ऑफ लीवर। इसमें सबसे पहला था आप लोग का फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें आपको बीचों बीच फल्क्रम होता है लोड और एफर्ट के। एग्जांपल के तौर पे सीसॉ को आप लोग कंसीडर कर सकते हो, या रोइंग हो गया या हेडिंग या फुटबॉल हो गया, ये भी इसके एग्जांपल है। सेकंड क्लास लीवर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे लोड आपका बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के। सबसे बेस्ट एग्जांपल था इसका काव रेजेस। जैसे बेबी आपसे गले मिलना चाहती है लेकिन बेबी की हाइट छोटी है, तो बेबी क्या करेगी, काव रेज करने की कोशिश करेगी, तो आप लोग का आएगा सेकंड क्लास लीवर के अंदर। और थर्ड क्लास लीवर के अंदर क्या होता था, एफर्ट बीच में होता था फल्क्रम और लोड के। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, बाइसेप कर्ल्स। या अगर दूसरे एग्जांपल से समझे तो जब बेबी को आप गोदी में उठा रहे हो कुछ इस तरीके से, तो ये आप लोग का होगा थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया सीसॉ वाला, सेकंड एग्जांपल हो गया जब बेबी की हाइट छोटी हुआ, वो आपसे गले मिलना चाह रही है तो ऊपर उठेगी, और थर्ड क्लास लीवर हो गया आप लोग का जब बेबी को ही आपने गोदी में उठा लिया। तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल याद रखना, सिर्फ याद रखने के तौर पे, लेकिन एग्जामिनेशन में ये आप लोग को एग्जांपल्स लिखना है, ठीक है। और आई होप आप लोग को यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो रहने वाला आप लोग का इक्विलिब्रियम क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और उसके एप्लीकेशंस कैसे स्पोर्ट्स में यूज होते हुए आप लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में समझते हैं कि आखिर इक्विलिब्रियम क्या है। बेसिक चीज है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है दोस्तों जहां पे बॉडी बैलेंस रहती है। जैसे मैं यहाँ 60 केजी के पर्सन को बैठा दूं, सेम यहाँ पे भी एक 60 केजी के पर्सन को बैठा दूंगा, तो होगा क्या, ये जो सीसॉ है ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। और इस स्टेट को ही हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे आप डेफिनेशन भी देख पा रहे होंगे, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल फोर्स एक्टिंग विद इन और अपॉन द बॉडी। मतलब जो भी यहाँ पे नेट फोर्स लगता है ना दोस्तों, वो आप लोग को जीरो देखने को मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं ऐसा स्टेट जो कि होता है इक्विलिब्रियम। मतलब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, जो यहाँ पे लग रहा था, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है। इन अदर वर्ड, इट इज द स्टेट इन विच ऑल इन्फ्लुएंस फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर और काउंटर बैलेंस ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। और ऐसे टाइम पे होता है क्या, जो बॉडी एक्चुअल में स्टेबल और बैलेंस्ड हो जाती है। अब अगर आप लोग को इक्विलिब्रियम स्टेट में आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा। किसी भी टाइप का आप लोग को फोर्स कहीं एक्स्ट्रा लगते हुए देखने को नहीं मिलना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे 61 हो गया तो ये बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर कितने टाइप के आप लोग इक्विलिब्रियम देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब जब बॉडी
स्टैटिक पोजीशन में। जैसे एक पैर में दीदी खड़ी हुई है, अब ये कैसे खड़ी हुई है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के दम पे। इक्विलिब्रियम क्या था? वो स्टेट जहां पे बॉडी एक्चुअल में बैलेंस्ड है। तो जब बॉडी स्टैटिक पोजीशन पे रुकी हुई है, उस दौरान जब आप बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जैसे चेयर में आप बैठ रहे हो, एक पैर में खड़े हो या दो पैर में खड़े हो, ये एक किस्म से क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेट दोस्तों जहां पे बॉडी एट रेस्ट पे रहती है और बॉडी कंप्लीटली बैलेंस स्टेट में होती है। इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यही आप लोग को एक और फॉर्म में लिखा हुआ है, all the forces acting on the body are balanced and there is no change in the position, that is called as static equilibrium। अगर स्पोर्ट्स के फॉर्म में समझते हो एग्जांपल, तो जैसे ये आर्चरी दिख रहा है, जब मैं आर्चरी को ऐसा होल्ड करके रख रहा हूं, तो ये क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, जब तक कि इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। मतलब विदाउट रिलीजिंग स्टेट में जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये है आप लोग का सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। सेम ऐसे जिम्नास्टिक में आप लोग देखते होंगे, कुछ इस तरीके से उल्टा आदमी लटक जाता है और ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। हम ये एग्जांपल कहलाता है आप लोग का दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है दोस्तों? तो ये आपके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल है, बॉडी के अंदर एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। इस जगह में होता क्या है? बॉडी एक्चुअल में बैलेंस तो है, लेकिन बॉडी मूव कर रही है। मूविंग स्टेट में जब आप बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हो दोस्तों, वो आप लोग का डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी लिखी हुई है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस, बट जो बॉडी है वो मोशन में आप लोग को देखने को मिल रही है। जैसे मैं नॉर्मली दौड़ रहा हूं और बॉडी को बैलेंस करके रखा हूं, ये मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं दौड़ रहा हूं और मेरे पैर के नीचे केले का छिलका आया और मैं स्लिप हो गया, तब डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, रनिंग अगर आप कर रहे हो कांस्टेंट स्पीड में स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो कहलाएगा दोस्तों आप लोग का डायनेमिक इक्विलिब्रियम का बेस्ट एग्जांपल। सेम ऐसे साइकिलिंग अगर आप लोग कर रहे हो एक फ्लैट रोड पे, वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो भी आप लोग का एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है दोस्तों, एथलीट की हेल्प करता है किस चीज के लिए? एक कांस्टेंट स्पीड को अचीव करने के लिए किसी एक फलाने डायरेक्शन में, जहां पे जो बॉडी है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड और कंट्रोल स्टेट में है। तो समझ में आया सब लोग को? तो स्टैटिक और डायनेमिक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, कंफ्यूज मत होना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख सकते हो अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बॉडी कंप्लीटली बैलेंस रहती है। याद रखना है, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां पे बॉडी बैलेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे बॉडी बैलेंस्ड है। आप बोलोगे भैया मैं चेक करूं कि अपना जरा पेट एट के आसपास कहीं दिख रहा है ये पॉइंट, चेक करना जरा। तो याद रखना ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे नॉर्मली अगर आप खड़े हो तो आपका जो बॉडी है जहां पे इक्वली बैलेंस हो सकती है वो ये पॉइंट रहा। लेकिन जैसे आप अपने हाथों को ऊपर कर लोगे ना, तो उस दौरान पे जो आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की लेंथ बढ़ गई है। जैसे मैं नीचे झुक जाऊंगा, जैसे आप उसके सामने हमेशा झुकते रहते हो, मतलब उसको पाने के लिए, तब आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां होनी चाहिए थी वहां ना होते हुए नीचे आ जाती है। तो जितनी हाइट लंबी होगी ऑब्जेक्ट की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाते हुए आप लोग को देखने को मिलेगा। जितनी हाइट छोटे हुए देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाते हुए देखने को मिलेगी। इस बोतल में ऊपर तक के पानी भरा हुआ है, तो इस दौरान पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन आपने उसमें पानी पी लिए और पानी थोड़ा सा ही बचा हुआ है अभी, तो इस दौरान पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी इसकी। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ रहेगी ना, उतना बॉडी डिसबैलेंस हो सकती है, और जितना बॉडी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा स्टेबल आप लोग को बॉडी देखने को मिलती है। अरे इस भरी हुई पानी की बोतल को अगर हल्का सा धक्का मारूंगा तो गिर जाएगी, लेकिन अगर कम पानी भरा हुआ है और उसको धक्का मारूंगा तो ये वापस से बैलेंस हो जाती है। तो क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अब ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग सेंटर ऑफ वेट के बीच में देखने को मिलती है। जैसे मैंने अब आप लोग को समझाया कि नॉर्मल इंसान के बीचों बीच, हाइट ऊपर कर लिया तो ऊपर चल जाएगी, नीचे कर लिया तो नीचे चला जाएगा। वही चीज आप लोग को लिखी हुई है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा डायरेक्शन चेंज करते रहती है बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हम पढ़ क्यों रहे, क्यों इंपॉर्टेंट, याद रखना। बॉडी को बैलेंस कैसे करके रखना है, कैसे अपने बॉडी के पोस्चर को इंप्रूव करना है, गिरने से बचने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, हर चीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत काम आती है। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जितना ज्यादा लोअर में आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा बॉडी बैलेंस रहेगी एज कंपेयर टू जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ आप लोग को देखने को मिल रही है उसके कंपेयर में। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मैं जानता हूं साइंस टाइप का टॉपिक लग रहा होगा, मैं जानता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन इतना जाने लायक है नहीं। एक बार और रिवीजन करना अच्छे से बुक के साथ, आप लोग की सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि यार सिर्फ वीडियो देखकर ही अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो के थ्रू मैंने समझा दिया, रिवीजन करोगे तभी तो चीजें रिटेन रह पाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया उसके रिगार्डिंग सभी के सभी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू और एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आप इसको प्लीज सॉल्व करें। इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर का पोर्शन है, जितना प्रैक्टिस करोगे यहां से उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। साथ में हॉट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये रहे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछे गए और लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया है। इन सब का प्रॉपर आंसर मेरी बुक के अंदर मिल रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो आखिर फ्रिक्शन होता क्या है, तो चलिए जानते हैं फ्रिक्शन क्या चीज है। कई लोग को ना कंफ्यूजन होता है कि फ्रिक्शन क्या भला है, तो कंफ्यूज मत हो कि फ्रिक्शन क्या चीज है। फ्रिक्शन भी एक किस्म का फोर्स ही होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देख पा रहे होंगे एक टेबल है, टेबल में एक बॉल रखी हुई, बॉल में मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा जिस तरफ एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में। मतलब इस तरफ फोर्स लगाया बॉल में, तो बॉल में एक और फोर्स लगते हुए देखने को मिलेगा अपोजिट इन डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे दोस्तों फ्रिक्शन। कंफ्यूजन क्लियर? तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक किस्म का फोर्स है जो कि पैरेलल में ही चलता है टू सरफेस के बीच में। मतलब ये रही बॉल और ये रहा वो सरफेस, तो इन दोनों के बीच में आप लोग को एक्चुअल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए देखने को मिलता है। फ्रिक्शन करता क्या है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। जैसे आपका अपना दोस्त आपको उसके पास जाने से हमेशा रोक रहा था, उस टाइम में लग रहा था ना तुम्हें कि वो मेरी लाइफ का फ्रिक्शन है, वो चाहता नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, चलता है मुझसे मजनू, लेकिन वो आपको उससे बचा रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ तो जानता होगा। हाँ, ब्रेकअप के बाद रियलिटी समझ में आती है कि दोस्त सही था। तो याद रखना दोस्तों, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है बुरा, लेकिन आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब वो चाहे बॉल हो या फिर आपका मन। तो याद रखना जितना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो सकता है। एक चीज याद है आप लोग को, न्यूटन के पहले लॉ ने कही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कोई उसको रोक ना ले। अब मैंने बॉल को अगर ऐसे ग्राउंड में फेंक दिया तो आप देखते होंगे कि वो बॉल रुक जाती है एक जगह पे, तो न्यूटन तो बेवकूफ है? ऐसा नहीं है भाई। अगर यही चीज बॉल को फेंकने वाली कहानी अगर मैं स्पेस में करूं जहां पे कोई रोकने वाला है नहीं, तो बॉल हमेशा ही मूव करते रहेगी, जैसे हमारे प्लैनेट्स मूव ही कर रहे हैं अभी तक के। लेकिन ग्राउंड में क्या होता है? ग्राउंड में सरफेस है, सरफेस और बॉल पे लगता है क्या? फ्रिक्शन। जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक और फोर्स लगता है जिससे बॉल आगे जाके रुक जाती है। आई होप क्लियर है। तो याद रखना दोस्तों, जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, और जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा उतना ज्यादा आप लोगों को कम फ्रिक्शन लगेगा। इसलिए ल्यूब्रिकेंट वगैरह यूज किए जाते हैं, जैसे गेटेड आप लोग का बच रहा है तो मतलब कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हर जगह पे लुब्रिकेंट यूज हो सकता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, है ना। कचर से अगर बचना है गेट के तो आप लोग लुब्रिकेंट यूज करिए प्लीज। और डेली लाइफ में याद रखना फ्रिक्शन हर जगह आप लोग को देखने को मिल रहा है, चाहे वॉकिंग करते टाइम पे हो गया या फिर आप लोग कहीं किसी जगह पे चढ़ भी रहे हो, तो मतलब किसी को पकड़ के चढ़ोगे ना तो हाथ में ग्रिप बनती है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से बन रही है। अगर वो नहीं बनेगी तो आप गिर जाओगे नीचे। बड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन ना कभी कभार खतरनाक भी हो जाता है, वियर एंड टियर भी करा देता है। मान लो अगर आप लोग स्लाइड में हो, ठीक है ना, बेबी को इंप्रेस करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी स्लाइड में अगर आप बैठ गए और यहाँ पे ढेर सारा फ्रिक्शन है, ठीक है ना, तो होगा क्या? आप आओगे हुई और आपकी बम जो है वो पूरी छिल जाएगी। दिक्कत हो सकती है ऐसे में बचने के लिए, तो दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले स्मूथ सरफेस करें। अब चलिए जानते हैं फ्रिक्शन की टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो फ्रिक्शन आप लोग को देखने को मिलता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अरे बॉडी जो स्टैटिक पोजीशन पे आप लोग को, मतलब मान लो एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, आप कितना भी फोर्स लगा रहे हो वो मूव ही नहीं हो रहा है। आप फोर्स पे फोर्स लगा रहे हो फिर भी मूव नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ा स्टोन है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो फोर्स तो लगाया जा रहा है, उतना ही सेम फोर्स सरफेस पे आप लोग को अपोजिट इन डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को मोशन करने ही नहीं दे रहा है। उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या है ये देख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट एग्जिस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। अब देखो जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना अपोजिट इन डायरेक्शन पे भी लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा लगा दूं तब वो मूव करने लग जाएगा, लेकिन अब ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे आप देखते होंगे स्प्रिंटर जो स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरीके से देखने को मिलते हैं ना आप लोग को, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान देखने को मिल रहे हैं आप लोग को। अगर इस पोजीशन में वो स्लिप हो गए, इस पोजीशन में स्लिप ना हो, इस वजह से यहाँ पे जो सरफेस है इसको थोड़ा स्मूथ नहीं बनाया जाता है, स्लिपरी नहीं बनाया जाता है, जिससे कि स्प्रिंट का स्टार्ट पोजीशन सही हो पाए। सेम ऐसी ये जो बॉल है आप लोग को ग्राउंड में स्टेबल पोजीशन में देखने को मिल रही है, ये सिर्फ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे आप लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो यही चीजें
आप लोग को यहाँ पे की पॉइंट में भी लिखी हुई दोस्तों, पैरेलल सरफेस पे आप लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से बचाने का काम कर रहा है किस्म से। अगर आप मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाओ, बहुत ही फोर्स लगा दो, तब वो हो सकता है कि स्लाइड कर जाए। आई होप क्लियर है। जैसे ये ऑब्जेक्ट पे 10-50 लोग आके धक्का मार दे तो फिर ये मूव कर जाएगा, लेकिन अगर जब तक के रेस्ट पे है तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन के दम पे रेस्ट पे। इसके बाद अगला होता है दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो जैसे आप देख पा रहे हो स्लोपिंग एरिया है, ठीक है, और यहां से आप लोग इस तरीके से अपनी बॉडी को नीचे छोड़ दियो, फोर्स लगाते हुए आ रहे हो, तो होगा क्या? यहां पे लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे रफ सरफेस है तो वो आपका पैंट छील देगा और आपके अंदर की लाल चड्डी दिख जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? देखो यार, नीचे आते टाइम पे एक फोर्स लगा, उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में आप लोग को स्लाइडिंग के दौरान पे एक फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है, जो आपकी अंडरवेयर तक दिखा देगा अगर सरफेस रफ है तो आखिर ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्या? ऐसे टाइप का फ्रिक्शन जो कि दैट इज क्रिएटेड व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। ये भी पैरेलल टू द सरफेस लगते हुए देखने को मिलता है, अपोजिट इन डायरेक्शन में लगता है, और तब लगता है जब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हॉकी प्लेयर्स जो रहते हैं ये बॉल को इस तरीके से स्लाइड करते हुए लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे सेम क्रिकेटर्स में जो डाइव कर लेते हैं बॉल को पकड़ने के लिए, उस दौरान भी इनको यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगते हुए देखने को मिलता है। तो याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द सरफेस पे, ठीक है ना। जितना सरफेस बेटर रहेगा उतना अच्छे से स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। जितना रफ सरफेस रहेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए, लेकिन स्मूथ सरफेस रहेगा तो आप ग्लाइड बहुत अच्छे से करोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो है दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? It is the friction when an object roll on the surface। ये भी आप लोग को पैरेलल टू द सरफेस लगते हुए देखने को मिलता है। जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा सरफेस उतना इजीली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल कर पाते हो। तो सीधी सिंपल बात है, नेचर ऑफ द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है ये। अब जैसे बॉल है, बॉल पूरी सर्कुलर है, इस पे फोर्स लगाओगे तो इसके अपोजिट इन डायरेक्शन पे, देखो बॉल में फोर्स ऐसे लग रहा है तो अपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स इसके अपोजिट में ऐसा लगेगा जिससे ये बॉल रुकने लग जाए धीरे धीरे करके। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है ना। अगर ये बॉल स्क्वायर शेप की रहेगी तो फिर रोलिंग फ्रिक्शन उतना अच्छे से नहीं लगेगा ना। और सरफेस पे भी डिपेंड करता है रोलिंग फ्रिक्शन। जितना ज्यादा रफ सरफेस रहेगा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा तो उतना कम फ्रिक्शन आप लोग को लगते हुए देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल साइकिलिंग है। जैसे हम लोग पेडल को घुमाते हैं जिससे कि जो आपके टायर्स है वो यहाँ पे रोल करना शुरू कर देते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लगता है? टायर और सरफेस से। और रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? उस रोड और टायर पे। सेम ऐसे आप लोग को बॉलिंग में भी देखने को मिलता है दोस्तों। एक चीज याद रखना, ये बाकी फ्रिक्शन के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है। इसके अंदर जो बॉडी का मूवमेंट है वो इजीली और एफिशिएंटली हो पाता है। लास्ट होता है दोस्तों फ्लूइड फ्रिक्शन, या एयर रेजिस्टेंस भी इसको नाम दिया जाता है। ऐसे टाइप का फ्रिक्शन जो एक्चुअल में बॉडी को वाटर या एयर के दौरान लगते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में वाटर भी आप लोग पे फ्रिक्शन लगाने का काम करता है इस तरीके से। मतलब आप आगे मूव करना चाह रहे हो और फ्लूइड फ्रिक्शन आपको पीछे मूव कर रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि स्विमिंग करते टाइम बहुत ताकत लगानी पड़ती है। सेम ऐसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो उस दौरान भी आप लोग को बहुत ताकत लगानी पड़ती है आगे जाने के लिए। तो इसके की पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। ये बॉडी के मूवमेंट को अपोज करने का काम करते हैं, ये एक्चुअल में वाटर या एयर के थ्रू रेजिस्टेंस पैदा करने का काम करता है, और ये डिपेंड करता है शेप एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी। स्विमर सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों इसके, और फ्लूइड फ्रिक्शन एक्चुअल में सॉलिड फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। और एक आप लोग को छोटा सा क्लास वर्क दे रहा हूं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, इसको वीडियो को पॉज करो और अभी रीड करो, जल्दी करो, ये चीज पता होना चाहिए भाई। तो दोस्तों आई होप आप लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। जो भी अभी हम लोग टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लीज इसको प्रिपेयर करिएगा और इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इसके अलावा ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हॉट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन बुक में आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस करे मत जाना प्लीज। 100 मार्क्स अगर स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ा सा एफर्ट डाल लो यार। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है स्पोर्ट्स में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो अदरवाइज छोटी छोटी चीजों में ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल क्या चीज होता है। तो प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी चीज जो आप थ्रो कर रहे हो सरफेस से अबव, वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की फील्ड में प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। चाहे आप बॉल को फेंक रहे हो, जेवलिन को, डिस्कस को, या फिर लॉन्ग जंप लगा रहे हो, हाई जंप कर रहे हो, हर जगह पे आप लोग को प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज होते हुए देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी चीज को जब आप थ्रो करते हो या जंप करते हो, वो भी एयर में, वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल। मतलब मैंने बॉल लिया और फेंक दिया इस तरीके से। लेकिन आप जानते हो जब भी मैं किसी बॉल या जेवलिन को ऐसे लॉन्च करूंगा या फेंकूंगा तो वो एक पाथ फॉलो करते हुए जाएगी कुछ इस तरीके से। इस पाथ को कहते हैं दोस्तों पैराबोला। प्रोजेक्टाइल क्या है?
एनीथिंग विच इज थ्रोन और जम्प्ड इनटू द एयर। पैराबोला क्या है? जो आपने पाथ फॉलो करते हुए उस ऑब्जेक्ट को फेंके हो वो पाथ को कहते हैं दोस्तों पैराबोला। अब एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने बॉल लिया, फेंका और डायरेक्टली उस स्पेस में चली गई? ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या देखते हैं कि बॉल जो एक पाथ फॉलो करते हुए नीचे आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बॉल है उस पर कंटिन्यूअसली ग्रेविटी भी ऐड करती रहती है, जिस वजह से एक टाइम पे आके वो बॉल नीचे आ जाती है, धीरे धीरे कंटिन्यूअसली नीचे आना शुरू करती है। तो उसका एक कर्व पाथ बनता है, उस कर्व पाथ को ही कहता है पैराबोलिक पाथ। अब ये कहां पे आप लोग को अप्लाई होते हुए देखने को मिलता है? चाहे वो बॉल हो, डिस्कस हो, लॉन्ग जंप कर रहे हो, हाई जंप कर रहे हो, हर जगह पे जिसको भी आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो उस हर एक चीज पे आप लोग को पैराबोलिक पाथ फॉलो होते हुए वो ऑब्जेक्ट जाएगा। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स की फील्ड में? जी हाँ, जैसे मान लेते आप यहाँ पे खड़े हुए और आपने एक बॉल को किक करे, कैसे? एकदम ऊपर किक कर दी, तो आप ऑब्जर्व करोगे बॉल ज्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं करेगी, यहीं पे आके गिर जाएगी। अगर आप छोटा सा एंगल के साथ अगर आप लोग का प्रोजेक्टाइल ये रहा तो बॉल फिर भी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। किसी भी बॉल को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक के थ्रो करने के लिए आप लोग को एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल, प्रॉपर पैराबोलिक पाथ में उसको फेंकना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोजेक्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा दूर तक के जा सकता है। इसलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल को समझ रहे हैं। तो ये आप लोग को हर जगह पे यूज होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे जेवलिन थ्रो में जो जेवलिन को आप लोग प्रोजेक्टाइल करते हो और वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक के जा पाता है। सेम ऐसे ही अगर आप देखो शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में, यहाँ पे भी आप लोग जो डिस्क रहती है, जो शॉटपुट रहता है, उसको भी आप लोग यहाँ पे थ्रो करते हो। फुटबॉल, क्रिकेट में, बास्केटबॉल में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर जगह पे आप लोग ये चीज को यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बॉल हो गया, डिस्कस थ्रो यही से प्रोजेक्टाइल के तौर पे ऐड करेंगे। भाई इंसान को अगर आपने तोप के अंदर भर दिए और फिर तोप चला दिए तो आप भी प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, जैसे कार्टून्स में दिखाता है। अब ये प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रोजेक्टाइल जो है बेटर तब देखने को मिलेगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इसमें आपने देखे बहुत ऊपर एंगल बना दिया आपने तो बॉल दूर गई, बहुत बड़ा एंगल बन गया तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गई, बहुत छोटा एंगल गया तब भी बॉल ज्यादा दूर नहीं गई। लेकिन 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंके जैसे आपने, बॉल बहुत ज्यादा दूर मूव करी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्टेंस तक के पहुंचाना है तो कोशिश करो 45 डिग्री के आसपास में आप लोग एंगल बनाओ और प्रोजेक्टाइल करो, तभी आप लोग को मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी। साथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीड ऑफ रिलीज। अब अगर मैंने बॉल को फेंकना बहुत दूर, अब मैं लुल्लू पुल्लू टाइप बॉल को फेंकूंगी, ऐसे फेंका तो बॉल यहीं गिर जाएगी एकदम। लेकिन उसी बॉल को अगर मैंने पूरी ताकत के साथ फेंकूंगा तो उतना ज्यादा वो बॉल ज्यादा बेटर वे में ट्रेवल कर पाएगी प्रोजेक्टाइल पाथ में। इसके अलावा हाइट ऑफ रिलीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा एंगल बना दोगे तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गिरेगी, लेकिन प्रॉपर एंगल बनाओगे तो प्रॉपर फ्लाइट करते हुए बॉल जाने वाली है। साथ में एयर रेजिस्टेंस और स्पिन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने बॉल को इस तरफ फेंकी लेकिन हवाएं इस तरफ चल रही है तो होगा क्या? इस वजह से जो एंगल या जो बॉल को ज्यादा डिस्टेंस तक कवर करना चाहिए था वो डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगी, क्योंकि ये एयर और मैं कह सकता हूं स्पिन एक किस्म से उसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। तो इसलिए हवा कम चलेगी, स्पिन कम होगी तो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा। लेकिन क्रिकेट जैसे गेम्स और फुटबॉल जैसे गेम्स, वहां पे अगर आपको बॉल को स्विंग कराना है या फुटबॉल को स्पिन कराना है तो वहां पे ये रोल प्ले कर सकते हैं। साथ में दोस्तों प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करने का काम कौन करता है? ग्रेविटी भी करती है, जो कंटिन्यूअसली उस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींचने का काम करती है, जिसकी वजह से हाइट और डिस्टेंस दोनों रिड्यूस हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसको आप लोग को लिखकर आना है। स्पेसिफिकली जो मैंने डार्क में लिखा हूं ये आपके पॉइंट से याद करना और उसको अंदर एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों जो भी चीजें अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस ये रहे, प्लीज वीडियो को पॉज करो और अभी आंसर करो। और इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और हॉट क्वेश्चंस ये रहे, प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लेना। पेज नंबर भी इंक्लूड कर दिया हूं कहां पे बुक के अंदर अवेलेबल है। बुक नहीं लिए हो टाइम पास बिल्कुल मत करो। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें 20% का बूस्ट दे सकता है क्लास 12 की मार्कशीट में। और वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आपके 100 मार्क्स लेकर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के पेपर से ही आपका आने वाला एग्जामिनेशन का पेपर बनने वाला है। और ये मैक्सिमम टाइम यही केस देखने को मिला है फिजिकल एजुकेशन के केस में। तो पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं डिस्काउंट की, अभी जाओ ऑर्डर करो और मुझे सपोर्ट भी करो। साथ में नोट्स डाउनलोड करने के लिए नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे फॉलोअप जरूर कर लेना, कंप्लीट अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी वहां पे। और इंस्टा में आप मुझे फॉलोअप कर सकते हो एजुकेशनल रील्स के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।